नमस्कार, मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और आज का हमारा चैप्टर होगा बुद्ध, जो कि ये तीसरी क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस में ऑलरेडी इससे पहले के टॉपिक को कवर कर लिया है और साथ ही साथ आपको जो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट होगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 2023 की प्लेलिस्ट होगी लेटेस्ट एडिशन के साथ। इसकी भी 14 से 15 क्लासेस हो चुकी है। साथ ही साथ पैरेलल ही आपके लिए बायोलॉजी की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप उन्हें भी देखते रहिएगा। और करंट अफेयर्स के तौर पे अगर हम बात करें तो विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है इसे मैं कवर करा रहा हूँ, जिसमें मई की कवर हो चुकी है, जून की कवर हो चुकी है और जुलाई की चल रही है। तो आज उसकी क्लास सामने आ जाएगी, तो उसे जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। तो आज हम पढ़ेंगे बुध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। और बुध की स्थिति कहाँ होती है दोस्तों? तो यहाँ पे होती है हमारे सौर मंडल में। ये हमारा सन है मान लीजिए, और सन के सबसे नजदीक वाला जो ग्रह होता है उसे ही हम बुध कह देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। और फिर बुध के बाद कौन सा आता है? फिर आपका आता है शुक्र ग्रह, फिर आपका आता है क्या? पृथ्वी ग्रह, फिर उसके बाद मंगल ग्रह। इस तरीके से सूर्य से इनकी दूरी बढ़ती चली जाती है। तो इसमें हम पहले स्टडी कर रहे हैं बुध को, फिर इसी में करेंगे शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। इस तरीके से 8 के 8 ग्रह का हम स्टडी करेंगे और देखेंगे एमसीक्यूज में कि आपके आरओ यूपीपीसीएस 2024 में जो प्रश्न बन सकते हैं वो कितने हेल्पफुल रहेंगे यहाँ से। तो डिस्कस करते हैं। बात करते हैं बुध यानी मरकरी की। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सूर्य से निकटतम ग्रह है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट होता है और यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी कितने दिनों में पूरी करती है परिक्रमा? 365 दिन, या फिर कभी कभी हमें देखने को मिलता है हर चौथे साल पे 366 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है हमारी पृथ्वी। लेकिन अगर हम बुध की बात करेंगे तो बुध इसे केवल और केवल मात्र और मात्र 88 दिन में, यानी लगभग 3 महीने में बुध क्या करता है? शुक्र की परिक्रमा कर लेता है। ऐसा क्यों कर लेता है? क्योंकि ये बहुत ही नजदीक होता है और इस तरीके से शुक्र का बार बार चक्कर लगा लेता है। और आगे देख लेते हैं, बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई भी अपना कोई सैटेलाइट या कोई अपना मून नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का मून क्या होगा? हमारी पृथ्वी के लिए मून क्या होता है? चंद्रमा, जो हमारा एक उपग्रह होता है प्राकृतिक रूप से। हालांकि हम उपग्रह के रूप में, सैटेलाइट के रूप में बहुत सारे हमने सैटेलाइट छोड़े हैं, लेकिन वो मानव के द्वारा बनाए गए कृत्रिम होते हैं। लेकिन नेचुरल तौर पे जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वो केवल एक ग्रह है, मतलब उपग्रह, वो है मून अर्थात चंद्रमा। इस तरीके के कोई भी चंद्रमा अर्थात मून शुक्र और बुध के देखने को नहीं मिलते हैं। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। स्पेशली ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल तो बिल्कुल भी नहीं है, जो मानव के जीवित रहने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है। बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग औसतन रहता है 610 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा होगा ही होगा। क्यों होगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि आपके शुक्र के जितना, सूर्य के जितना नजदीक रहेगा ये, तो उतना ही तो इसका टेम्परेचर अधिक होगा। 610 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और बुध ग्रह का औसत तापमान 167 डिग्री सेल्सियस तो रहता ही रहता है, जबकि हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। यानी इससे बढ़ के वो 40 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है तो हम लोग कितने छटपटा जाते हैं कि कितनी अधिक गर्मी हो रही है, जलन हो रही है। और वहीं माइनस में तो नहीं जाता है, सामान्य स्तर पे 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर जब जनवरी की कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उस समय देखने को मिलता है। बुध के पास से गुजरने वाला जो कृत्रिम उपग्रह है वो है मैरिनर 10। ध्यान दीजिएगा, ये सैटेलाइट छोड़ा गया था जो कि ह्यूमन मेड है, नेचुरल नहीं है, कृत्रिम रूप से है। तो मैरिनर 10, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत और मैदान भी स्थित हैं। बुध और सूर्य के मध्य की दूरी लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर या 0.939 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है, खगोलीय इकाई, उतना हम मानेंगे। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी होती है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनकी जो अवधि दिवस है तो बुध सबसे नजदीक होता है, इसलिए 88 दिन में पूरा कर लेता है सूर्य की परिक्रमा। शुक्र उसके बाद आता है तो ये 224 दिनों में करता है। पृथ्वी हमारी 365.2, जिसकी वजह से हर चौथे साल हमें 366 दिन देखने को मिलते हैं। मंगल की बात करेंगे 687 दिन में। बृहस्पति की बात करेंगे तो 11.859, ध्यान दीजिएगा 11.859 पृथ्वी वर्ष। वर्ष कह रहा है, दिन नहीं। यानी कि जितना कि पृथ्वी का 1 साल होता है वैसे वो 11 साल में कंप्लीट करता है। और शनि लगभग 29.4 पृथ्वी वर्ष, यानी कि 29 सालों में कंप्लीट करता है। अरुण की बात करेंगे तो लगभग 83 ईयर्स में, और वरुण की बात करेंगे तो लगभग 163। तो आपने ये देखा कि सबसे
जल्दी सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर रहा है बुध। कितने दिनों में? 88 दिन में। लेकिन सबसे लेट कौन कर रहा है? जिसको हम लोग कहते हैं नेपच्यून, या हम हिंदी में कहते हैं वरुण। और वरुण आपका लगभग 163 दिन नहीं, 163 साल में लगभग कर रहा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य से सबसे नजदीक होने की वजह से बुध सबसे जल्दी परिक्रमा कर रहा है। और बुध की अपेक्षा जो नेपच्यून है, वरुण है, वो सूर्य से सबसे दूर स्थित रहने वाला ग्रह है, जिसकी वजह से उसका जो घूमने वाला जो पथ है ये काफी दूर है और काफी लंबा है, जिसकी वजह से इसको काफी लंबा समय लगता है। अब बात करेंगे यहाँ पे परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारण करता है। जो भी सूर्य के द्वारा प्रकाश आता है उस ग्रह पर और उसके द्वारा जब रिटर्न कर दिया जाता है तो इसी को हम एल्बिडो करते हैं। जैसे किसी वस्तु की सतह पर आपतित विकिरण की जितने भाग का परावर्तन हो जाता है उसे उस सतह का एल्बिडो या परावर्तन गुणांक कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी का जो एल्बिडो है दोस्तों वो 35% या 0.35 आप लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्म इसकी मानी जाती है सही। ऐसा क्या होता है? क्योंकि सन के द्वारा जो अर्थ पे रेडिएशन आती है, जो प्रकाश आता है, ये मान लीजिए 100% प्रकाश आ रहा है। इसमें से पृथ्वी क्या करती है? इसको यूज किए बिना, मतलब इसका प्रयोग किए बिना क्या करती है? कुछ रेडिएशन को वापस कर देती है, लगभग 35%। इसी को हम एल्बिडो कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो हीट पैदा करने वाली जो किरणें आई हैं वो कितनी रह गई? मात्र 65%। तो पृथ्वी पर केवल 65% ही किरणें पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म और ठंडे होने का व्यवहार करती है। जबकि 35% क्या करती है? पृथ्वी रिटर्न कर देती है, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करती है, उसको ग्रहण ही नहीं करती है। अगर उसे ग्रहण करने लगे तो शायद पृथ्वी का तापमान और अधिक हो जाएगा। जो हम 40 डिग्री 42 डिग्री मई जून की गर्मी में देखते हैं, हो सकता है वो 60-70 डिग्री तक भी चला जाता है। तो ज़्यादा समस्या होती है। तो ये हमारी पृथ्वी की खासियत है। तो अगर हम बात करें तो बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। क्योंकि पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो 35% या फिर हम 0.35 भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? हम 0.35%, 35 हो गया। और इस तरीके से आप देखोगे कि पृथ्वी का एल्बिडो है 0.3, यानी दशमलव के फॉर्म में हमेशा 0.35 लिखते हैं और प्रतिशत के फॉर्म में 35%। जबकि बुध का लगभग कितना है? 0.1। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4879 किलोमीटर है और बुध के बाह्यमंडल में अधिकांशता में सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी जो इसका वायुमंडल होता है, जिस पे अगर जीवन संभव हो सकता, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जैसी गैसें देखने को नहीं मिलती हैं। तो अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जिसे हम सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि IAS प्रीलिम्स 1997 में यह प्रश्न पूछा गया है। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित कीजिए। कितना अप्लाइड पार्ट पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया हमारा सन, और किसी भी एक जगह पे आप बुध को बना लीजिए। तो ये बुध क्या कर रहा है? B, C, D, A, फिर जाके B। तो इस तरीके से गति कर रहा है और बताना है कि गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ पर होगी। सबसे अधिक मेरे दोस्तों कहाँ पर होगी, तो ये बताना आपको। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर वो सूर्य से ज़्यादा दूर होगा B पॉइंट पे, तब इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, या सूर्य से सबसे नज़दीक होगा A पॉइंट पर, तब इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो इसी को देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि A पॉइंट पर ही सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगी, जब वो सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़्यादा नियरेस्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसके वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है। तो ए बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जो मैंने इससे पहली क्लास में आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी की गतिज ऊर्जा कब सबसे अधिक होगी। आपको दो ऑप्शन देता हूँ, 4 जुलाई के दिन होगी या फिर 4 जनवरी के दिन होगी। अब ये आपको बताना है। बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है, क्योंकि एक स्थिति तो होती है जिस समय पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक होती है, और एक स्थिति होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक होगी तभी उसकी गतिज ऊर्जा और वेग अधिक होगा, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा तेज होगी। लेकिन वो 4 जुलाई है या 4 जनवरी है, ये आपको बताना है, क्योंकि इससे पहली क्लास में मैंने इस पर डिस्कस भी किया है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो भाई सीधी बात है, जो सूर्य के नजदीक होगा तो बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह सबसे कम लगा लेगा 88 दिन में। और सबसे दूर कौन सा ग्रह होता है? वो होता है हमारा नेपच्यून, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। और वरुण आपका सबसे अधिक समय लेता है, लगभग 163 वर्ष लेता है, 163 वर्ष लेता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, यूपीपीसीएस मेंस 2016 का ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? तो सिंपल सी बात है, हमने बताया था कि बुध और शुक्र इन दोनों के ही कोई भी नेचुरल सैटेलाइट या नेचुरल मून नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, अगला चैप्टर भी आ रहा है क्या? अभी तो अगला एक प्रश्न है आपका आईएएस 2008 का, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षु द्युति निर्धारित करता है? बिल्कुल सही बात है, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। यह बात गलत है, क्योंकि पृथ्वी का एल्बिडो है 0.35 तो और बुध का जो है कि 0.1 है, तो अर्थात 3 से कम है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी का 0.3 है, तो इससे कम ही तो है 0.1, या इसको मैं 10% लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला ही केवल सही होगा, तो केवल एक सही होगा। तो एल्बिडो आप लोग समझ गए होंगे अब। तो अब चलते हैं हम लोग अगले ग्रह पर, हमारा जो हमारा है शुक्र। तो जरा शुक्र की बात कर लेते हैं, वीनस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। शुक्र अर्थात वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, यानी जो भी सूर्य के परिवार में जो 8 ग्रह देखने को मिलते हैं सौर मंडल में, उसमें शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता हुआ कहलाता है। और शुक्र ग्रह को ही हम भोर का तारा भी कहते हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, और सायं का तारा भी कहते हैं, अर्थात इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सूर्य के शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108.2 मिलियन किलोमीटर है, अर्थात सूर्य से लेकर शुक्र के बीच में, क्योंककि ये रहा आपका सन, तो यहाँ तो हो गया बुध और यहाँ हो गया शुक्र, तो इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग 108.0 मतलब 0.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है। सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह होता है, क्योंकि पहले नंबर पे बुध है और दूसरे नंबर पे शुक्र है, जो पृथ्वी से निकट होता है। बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिनों में यह परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है एक चक्कर लगा के। वर्तमान समय में सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कौन कहलाता है? शुक्र। तो यहाँ पर इसके लिए 3 विशेषता देखने को मिली कि सबसे अधिक गर्म ग्रह पूछा जाए, या शाम का तारा, या भोर का तारा, या सबसे अधिक चमकीला ग्रह पूछा जाए, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? शुक्र होना चाहिए। और ये सर्वाधिक गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसका औसत तापमान 737 यानी 737 केल्विन या 464 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के समान सूर्य का पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करता है। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि कह रहा है कि सूर्य के जब आगे पीछे चक्कर लगाता है तब तो वो करता है पश्चिम से पूर्व, जैसा कि सभी ग्रह करते हैं, लेकिन जब वो अपनी एक्सिस पर घूमता है तो वो क्या कर देता है? जस्ट रिवर्स कर देता है, यानी पृथ्वी के भी रिवर्स होता है, पूर्व से पश्चिम। अब इसको आइए मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पर थोड़ा स्पेस लेके मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको समझना है इस चीज़ को, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। देखिए पहली चीज़ समझिएगा, ये तो हो गया हमारा प्यारा सा सन, ठीक है, जिसके लिए अभी हमने लोगों ने लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर L1 भेजा है, आदित्य L1। अब यहाँ पर क्या करता है कि जब जो शुक्र होता है, यानी कि जिसको हम लोग, रुकिए पूरा का पूरा मिट गया, ये रहा आपका सन, और यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह होता है, जब ये आपका इसकी डायरेक्शन करता है, मतलब कि शुक्र के आसपास घूमता है, तब तो ये सभी ग्रहों की तरह क्या करता है? ये सिंपल सी बात है कि पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा लगाता है, मतलब पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो किधर से घूमेगा? कुछ इसकी इस तरीके से डायरेक्शन होगी, ऐसे ही तो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक। लेकिन जब शुक्र अपने एक्सिस पे घूमता है तो ये क्या घूमने लगता है? ईस्ट टू वेस्ट, अर्थात किधर घूमेगा? इस तरफ से घूमेगा, तो इसका एरो कुछ इस तरीके से जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसीलिए ये दोनों ही बातें यहाँ पे लिखी जा रही हैं कि कैसे जो है कि अपने रोटेशन में परिवर्तन करता है, वही आपको समझना था। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या शुक्र ग्रह पर जीवन है? तो वायुमंडल के प्रमाण तो उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही ज़्यादातर संकेंद्रण है और तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा
उत्पन्न होती है। प्रेशर कुकर का मतलब क्या होता है? जो हम लोग घरों में कुकर में खाना बनाते हैं उसी को हम प्रेशर कुकर कहते हैं। अगर आप भगोने में या केतली में या जो भी अलग अलग खुले बर्तन होते हैं उस पे जब चावल पकाते हैं या दाल पकाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो भाप पैदा हो रही है वो इकट्ठी नहीं हो रही है बल्कि वो हवा में उड़ती जा रही है। जबकि कुकर में क्या होता है, वो सारी की सारी भाप उसमें इकट्ठी हो जाती है और जिसकी वजह से खाना क्या होता है, बहुत तेजी से गर्म होकर जल्दी पक जाता है। तो इसका मतलब वहां पे कुकर के अंदर तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आग से ज़्यादा आपको जलन किससे होती है? भाप से जलने पे। आप अगर डायरेक्ट आग से जल जाते हैं, गैस पे रोटी पकाते समय अगर आपकी उंगली जल जाए तो आपको 2-3 मिनट जलन होगी। लेकिन अगर वही रोटी की भाप से या सब्जी खोलते ही समय भाप लग जाती है, कुकर की सीटी की जो भाप होती है वो ज़्यादा हीट पैदा करती है। क्योंकि मैं आपको आगे के चैप्टर में बताऊंगा, जब तापमान पढ़ाऊंगा, लेटेंट हीट एक होती है जिसकी वजह से यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है गैसीय कणों में। तो प्रेशर कुकर की दशा भी वही होती है। तो उपर्युक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी अधिक है कि वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। साथ ही बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। अब इसी पे आप देखेंगे कि एक मैगलन अंतरिक्ष यान था। क्या था? मैगलन अंतरिक्ष यान। और मैगलन मिशन के तहत इस शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया एक डीप स्पेस मिशन था। मैगलन ने अपने रडार मैपिंग का पहला 243 दिन का चक्र 15 मई 1991 में पूर्ण किया। शुक्र के सतह का 83.7% पहला स्पष्ट दृश्य प्रदान किया गया और इसने शुक्र के चारों ओर 1990 से 94 के दौरान परिक्रमा लगाई और इसका नामकरण 6वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया था। तो ये थी आपके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर शुक्र के। और अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे। यहाँ पे सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है दोस्तों वो क्या होगा? शुक्र हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसका औसतन तापमान जो होता है 464 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग 737 केल्विन के रूप में भी माप सकते हैं। और शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? शाम का तारा या मॉर्निंग स्टार, ये दोनों ही शुक्र के लिए कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा और सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। मंगल को जबकि लाल ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है और शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम होता है, जल से भी कम। तो आपने देखा कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो आपका प्रश्न उठना चाहिए कि सर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमने क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि बुध सबसे छोटा ग्रह होता है। अगला प्रश्न है, किस एक को भोर का तारा के नाम से जानते हैं? तो शुक्र को जानते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि भोर का तारा, जिसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह होता है, क्योंकि सबसे नजदीक पहले बुध होता है और दूसरे नंबर पे शुक्र आता है। रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह होने के कारण ही इसे हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्र अर्थात वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है? तो हम कह सकते हैं बिल्कुल ही, क्योंकि जहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है और CO2 का संकेंद्रण है, तो ऐसी जगह में आपका जीवन असंभव्य है, मतलब असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। दोनों ही बातें सही हैं और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक दो प्रश्न और हैं, फिर अगले ग्रह की ओर चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी व्याख्या है कि शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर के प्रमाण उपलब्ध हैं। मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे संकेंद्रण देखने को मिलता है। शुक्र की सतह का तापमान औसतन 464 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और उपयुक्त कारण से ही अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जीवन की संभावना अत्यधिक यहाँ पे असंभव यानी कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो ये शुक्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन सिस्टर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। कभी अगर मान लीजिए देवनागरी लिपि में ही ऐसे आ जाए कि सिस्टर प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शुक्र की ही बात कर रहा है, बस भाषा बदल दी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा, इन सभी नामों से भी इसे जानते हैं। आगे देख लेते हैं, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? प्लूटो, मंगल, शनि, शुक्र। तो सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र। तो शुक्र के लिए भेजा गया था मैगलन अंतरिक्ष यान, जो कि 1989 में भेजा गया था। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब अगला हमारा
यहाँ पे जो ग्रह आएगा वो आएगा पृथ्वी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, जैसे यहाँ पे सन था, सन के बगल में हमने क्या पढ़ा, बुध के बारे में पढ़ लिया सबसे पहले आज की क्लास में। बुध के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, शुक्र को पढ़ा। और अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी को, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मंगल को। ठीक है, तो इस तरीके के 4 ग्रह जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं, तो इस सभी को स्टडी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ग्रह चल रहा है, जो सबसे प्यारा ग्रह है, जिसपे हम लोग अपने जीवन यापन को जीते हैं, जहाँ हम आईएएस की नौकरी या जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करके हम इस सर्विस को सेवा देंगे पृथ्वी पर रहते हुए। तो पृथ्वी की बात करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसको। पृथ्वी, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहां से सारे प्रोसीजर को अपना देख लीजिए कि कैसे पीडीएफ मिलेगी। लेकिन व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके पीडीएफ मिल सकती है। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर यहाँ तक आपने देखी और अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। तो पॉइंट है हमारा कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, क्योंकि इससे पहले बुध था, फिर शुक्र था, फिर आपका पृथ्वी है। और आकार की दृष्टि से हम देखेंगे तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो कौन होता है, बृहस्पति होता है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। यहाँ ध्यान देना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है, यानी एनवायरमेंट के वजह से है। और पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि इकोसिस्टम इसका ऐसा है जहाँ पे हरियाली बहुत है, इसलिए इसको ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं और कभी कभी ब्लू प्लेनेट भी कह देते हैं, क्योंकि इसके 71% पर, लगभग 71% क्षेत्रफल पे आपको महासागर, समुद्र के माध्यम से पानी देखने को मिलता है, जो कि अंतरिक्ष से ब्लू दिखता है, मतलब कि वायु, ऊपर की वायुमंडल से ब्लू दिखता है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी कह देते हैं। पृथ्वी के सतह पर लगभग 71% भाग महासागरीय जल के विस्तार के कारण इसको ब्लू प्लेनेट की भी संज्ञा दी जाती है। यही मैंने अभी आपको बताया। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस अंग्रेजी में अनुदित खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है, परंतु सर्वमान्य है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर कुछ ज़्यादा उभरी हुई है और ध्रुवों पर कुछ चपटा है। यानी जो पृथ्वी की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है, क्योंकि ये रही आपकी 0 डिग्री और ये रहा आपका ध्रुव, यानी ये 90 डिग्री हो गया और ये आपका 0 डिग्री हो गया। तो कुछ इस तरीके से, न कि इस तरीके से, गोल नहीं है पृथ्वी, अंडाकार कह सकते हैं, सर्पिलाकार कह सकते हैं, जिस कारण इसकी आकृति क्या है, गोलाभ, जियोइड जिसको कहते हैं हम लोग, जियोइड फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। पृथ्वी के अपने विशेष आकृति के कारण इसे पृथ्वाकार अर्थात जियोइड भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षा, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है। और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसीलिए हमारे यहाँ जो एक दिन और रात मिला के जो घटना होती है, जिसे हम कहते हैं 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, इसीलिए पृथ्वी को 24 घंटे में दिन और रात दोनों देखने को मिलते हैं। और आगे देखते हैं, अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन अर्थात भू परिभ्रमण कहलाता है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इंग्लिश में याद रख लीजिए रोटेशन, इसके वर्ड को चेंज नहीं करते हैं। रोटेशन का मतलब होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है, जिस अक्ष पे वो 24 घंटे में क्या करती है, पूरे एक चक्कर को कंप्लीट कर लेती है। लेकिन जब हम बात करेंगे सूर्य के चारों ओर घूमने की वाली परिस्थितियों को, तब सूर्य के चारों ओर घूमने की जो स्थिति होती है वो एक दिन का नहीं बल्कि 365 दिन का होता है। तो उसे हम रोटेशन नहीं बल्कि रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसे भी समझेंगे आगे। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इसका सीधा अर्थ है कि जो भाग सूर्य की ओर होगा उस तरफ तो हमें दिन दिखेगा 12 घंटे तक, और जो इसके पीछे वाले भाग होंगे उस पर हमें रात्रि देखने को मिलती है 12 घंटे तक। और यही क्रम चलता रहता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगातार घूम रही है। अभी वो साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा कर रही है, लेकिन वो अपनी अक्ष पर भी लगातार घूम रही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण के कारण ही मौसम परिवर्तन होता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा करता है। इसकी दोनों ही समय अवधियां लगभग समान हैं। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव या लगभग 60% एवं समान भाग दिखाई पड़ता है, एक ही पक्ष देखने को मिलता है। और अभी आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया चंद्रमा पर, ये चंद्रमा के किस सतह का अध्ययन करेगा, यानी कि किस क्षेत्र का अध्ययन करेगा। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना है।
अब हम देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियों को। सूर्य दो बराबर विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे मैं जूम करके एक डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चलिए मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, इससे बेहतर होगा आप इमेज में देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको रिलायबल रहेगा। देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जीरो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है दोस्तों? क्या लिखा है यहाँ पर? ये आपका जीरो लिखा हुआ है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए ये ले लेता हूँ। 0 डिग्री ये देखिए आप दिख रही है, अभी भी नहीं दिख रहा होगा, हल्का दिख रहा है। तो चलिए दूसरा कलर लेते हैं, हरा दिख रहा है। हाँ, 0 डिग्री ये दिख रही है आपको, इक्वेटर लिखी हुई है। तो यहीं पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे, ये जो इक्वेटर लिखा हुआ है इस पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका कब 21 मार्च और 23 सितंबर इन दो तिथियों को सूर्य यहाँ पर सीधे सीधे चमकता है। सूर्य क्या करता है? सीधे चमकता है, जिसकी वजह से आधा इधर आधा इधर। तो ये जो दो तिथि होती है वो कौन सी होती हैं? जब सूर्य दो बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो एक हो गई 21 मार्च और एक हो गई 23 सितंबर। और साथ ही साथ सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच 6 माह तक रहता है। ये आपकी 6 माह कर्क रेखा हो गई और इसी तरीके से वो 6 माह मकर रेखा के बीच में रहता है। तो चलिए डिटेल से और समझते हैं इसको। अब इसी तरीके से आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य चमकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा जो भारत है वो कर्क रेखा से होकर गुजरता है, अर्थात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो हम जब मार्च के बाद सितंबर की ओर बढ़ते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और फिर आते हैं हम सितंबर में। तो आप देखोगे कि जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त में सूर्य हमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। जाहिर सी बात है क्योंकि सूर्य हमारी तरफ चमक रहा है अभी, और ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध क्या हो जाएगा? शीत ऋतु का हो जाएगा। इमेजिनेशन हो पा रही है आपकी बिल्कुल सही तरीके से। अब उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं और इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च यानी 6 माह तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। अब जब सितंबर से हम आगे बढ़ेंगे, भाई सितंबर से आगे बढ़ोगे तो कहाँ जाओगे? सितंबर के बाद आप बढ़ोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप देखोगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारे यहाँ शीत ऋतु पड़ने लगती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ठंडा मौसम हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु पड़ने लगती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पड़ती है। और इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या होता है? सीधी पड़ती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए सूर्य की किरणें देख पाना मुश्किल हो जाता है जाड़े में। या हम कहते हैं कि आज धूप नहीं निकल रही है, आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। जबकि सूर्य कहाँ चमक रहा होता है बेचारा? दक्षिण गोलार्ध में, यानी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इन महाद्वीपों पर सीधे वो चमकता है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। अर्थात कि अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में है तो 90 डिग्री साउथ पे तो प्रकाश पड़ेगा, लेकिन 90 डिग्री नॉर्थ पे बिल्कुल ही प्रकाश नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां तक सूर्य की किरणें उतनी ऊपर नहीं जा पाती हैं। जबकि जब हमारा इस समय अभी जो गर्मी चल रही है, अगर और हमने सितंबर का महीना क्रॉस भी नहीं किया, अभी तो 23 सितंबर का महीना क्रॉस नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप देखोगे कि यहाँ पर जो पड़ रही होती है तो उत्तरी ध्रुव पर आपका चमक रहेगी 90 डिग्री नॉर्थ पे, लेकिन 90 डिग्री साउथ में अंधेरा ही अंधेरा होगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे तो 20 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसको हम शीत अयनांत भी कहते हैं। अब आप कहोगे सर मकर रेखा पर तो वहाँ पे गर्मी रहती है, लेकिन हम लोग भारत में रहते हैं और भारत के सापेक्ष हम लोग स्टडी करते हैं, तो भारत में उस समय क्या होता है? दिसंबर के आसपास 22 दिसंबर में जाड़ा पड़ता है, सर्दियाँ पड़ती हैं, तो हम कहते हैं कि शीत अयनांत है, जबकि मकर रेखा पे चमक रहा है। और जब हम कहते हैं 21 जून को सूर्य भारत में सीधे चमकता है कर्क रेखा पे, तो उस समय गर्मी पड़ रही होती है, जिसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रीष्म अयनांत हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता से आशा है कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तब पृथ्वी का अक्ष अपने पहले स्थिति के सापेक्ष समानांतर होता है और समान कोण पर झुका हुआ होता है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा और ध्रुवों के मध्य से होकर गुजरती है, और इसीलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन है जिसको हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, कोई कम हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,800 यानी 12,756 किलोमीटर होता है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कोरियलिस बल। क्या कहते हैं हम लोग? कोरियलिस बल भी कह देते हैं। हालांकि इसको नहीं कहेंगे, इसको हम तो अपकेंद्रीय बल ही कहेंगे, जो विषुवत रेखा पर अधिक होता है। और इसी बल के प्रभाव स्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है, क्योंकि ये क्या करता है, सभी चीजों के बल जो बल होते हैं उसे अपकेंद्री, अभिकेंद्री नहीं, अपकेंद्री की वजह से क्या करता है, शरीर के वजन को या किसी भी चीज के वजन को यहाँ पे हल्का कर देता है। मतलब ऐसा लगेगा कि ये भारहीन हो गया, कोई भार है ही नहीं। और वहीं जब उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, अर्थात कि 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते हम लोग 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, तो ध्रुवों पर यह बल कितना देखने को मिलता है? सर्वाधिक देखने को मिलता है। और जब पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना शुरू होता है तो उसे हम भू परिक्रमण कहते हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा था? भू परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब था अपने ही चारों ओर घूमना, जिसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। और जब परिक्रमण होता है तो इसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाला वर्ड आपको याद रखना है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन लगभग लग जाते हैं, जिसमें 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। अब ये 6 घंटे जब आगे कैलकुलेट होते हैं हर साल के हिसाब से, तो 6 चौक 24 हो जाता है। तो चौथे साल में जाके ये 24 घंटे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं। और वो कहाँ ऐड करते हैं? फरवरी में करते हैं। और इसे ही एक सौर वर्ष कहते हैं, यानी एक सौर वर्ष जिसमें पृथ्वी ने एक चक्कर लगाया सूर्य का। सौर वर्ष को हम लोग ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को हम ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट देखने को मिले थे 9 मिनट के स्थान पे। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर औसतन 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से परिक्रमा कर रही है। यानी सूर्य की जो चारों ओर पृथ्वी घूम रही है वो लगभग 30 किलोमीटर 1 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि पृथ्वी कितनी तेज घूम रही है। सोचो 1 सेकंड में पलक नहीं झपक पाते हम लोग, उतने में आप 30 किलोमीटर की दूरी पार कर ले जाओगे। विभिन्न ग्रहों के चक्कर लगाने की गतियां अगर आप देखोगे तो बुध 47 की स्पीड से लगाता है, शुक्र 35 की स्पीड से, पृथ्वी लगभग 29 की स्पीड से और मंगल 24 की स्पीड से। तो ये सारी चीज़ें जिसका कोई खास वैल्यू नहीं है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी है। तो लगभग इतनी जो है कि औसत दूरी, जिसे मैं नहीं पढ़ूंगा आप पढ़ लीजिएगा। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 186.282 मील प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर है। पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा आपको सूर्य देखने को मिलेगा और पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार है। अब आप कहोगे सर सूर्य क्यों देखने को मिलेगा, शुक्र क्यों नहीं मिलेगा, मंगल क्यों नहीं मिलेगा? आप गलत बता रहे हो। तो नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे कहा जा रहा सर्वाधिक निकट तारा। और तारे की जो विशेषता होती है वो मैंने पहले लेक्चर में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये दीप्तिमान होते हैं, यानी इनका जो है कि खुद ही अपना एक प्रकाश होता है और ये दूसरे ग्रहों को प्रकाशित भी करते हैं। और इनके पास अपनी जो है कि एनर्जी भी होती है। जैसे 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में क्रिया करेंगे तो हीलियम प्लस एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा पैदा करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, जो कि पहले लेक्चर मैंने बहुत डिटेल से बताया, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा क्या है कि पृथ्वी से तारों की दूरी कुछ इस प्रकार है। तो कैसे कैसे भाई? ध्रुव तारे की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है तो 434 प्रकाश वर्ष या नवीनतम गणना के अनुसार 323 प्रकाश वर्ष की दूरी पे। और अल्फा सेंटारी की बात करेंगे तो 4.35 प्रकाश वर्ष की दूरी पे। सीरियस की बात करेंगे तो 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और सीरियस तारा को संस्कृत में लोब्धक के नाम से जाना जाता है। इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डॉग स्टार के नाम से। अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष
अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हैं, अर्थात कि रूस की ओर गतिशील होते हुए आर्कटिक महासागर में स्थित है। अब पृथ्वी की दक्षिण चुंबकीय ध्रुव की स्थिति की बात करेंगे तो वो लगभग कुछ इस डिग्री पर है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है, और अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए थे। किधर प्रक्षेपित किए थे? पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते। ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले उपग्रह, अब यहाँ पर आप समझिएगा कि ये जो पूर्व दिशा की ओर बात करेंगे तो आपने ऐसे करके अर्थ को देखा होगा, ठीक है, और आपने कभी कभी देखा होगा कुछ इस तरीके से रोटेशन लगाते लगाते और यहाँ से छोड़ देते हैं, और ये डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट, ये होती है वेस्ट। इसी तरीके से इसको छोड़ दिया जाता है। और इसी तरीके से आप देखोगे कि जब चंद्रयान को छोड़ा गया तो वो भी लगभग इसी डायरेक्शन में छोड़ा गया था। तो यहाँ पर लिख रहा है कि या तो पूर्व की ओर हम प्रक्षेपित करते हैं या तो फिर दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। अच्छा, पृथ्वी के आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है और बाह्य कोर गलित अवस्था में, यानी कि मेल्टिंग अवस्था में। कोर में मुख्यतः आयरन देखने को मिलता है और निकेल देखने को मिलता है। इनकी अधिकता होती है और इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर होती है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो मान लीजिए जैसे हमारी एक पृथ्वी है, ठीक है, और अगर हम इस पृथ्वी का एक छोटा सा कोना कुछ इस तरीके से बाहर निकालें तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका ये जो कोना होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर एक कोर आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कोर। और इस कोर में ही आपको शॉर्ट में अगर हम लिखें तो नीफे, इसको क्या लिखेंगे? नीफे लिख देते हैं, ठीक है। नीफे क्यों लिखा जाता है? नीफे का मतलब हो गया निकेल और Fe का मतलब हो गया आयरन, लोहा मिलता है। और ये वाला जो जोन होता है दोस्तों, जिसको हम लोग मेंटल भी कहते हैं, मेंटल मतलब पागल वाला मेंटल नहीं, यहाँ पे इसका नाम दिया गया मेंटल, जो आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा। और ऊपर का जो भाग होता है ये आपकी क्रस्ट होती है, ठीक है, भूपर्पटी जिसे हम कहेंगे, यहाँ पे हम पढ़ें। तो ये पृथ्वी के 3 पार्ट होते हैं, तो समझ लेते हैं जरा। अब इसी तरीके से पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती है, तो ये भी प्रश्न बन जाते हैं उनके भार के अनुसार। तो सबसे अधिक हमें देखने को मिलेगी भूपर्पटी पर ऑक्सीजन, जो कि 46.60। ये वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोचेंगे सर 21% ऑक्सीजन है, वायुमंडल की बात नहीं हो रही है ये, बल्कि भूपर्पटी जिस भूमि पर हम रहते हैं उस मिट्टी में क्या क्या देखने को मिलता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है 46, और दूसरा नंबर आता है आपका सिलिकॉन 27.72, और तीसरा नंबर आता है आपका एल्यूमिनियम 8.13। बस आपको यही 3 याद रखने हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, क्रम बनाने को पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है कि किसका सबसे अधिक है किसका कम है। तो इस तरीके से, हालांकि मैं बता देता हूँ आपको, लोहा यानी Fe 5%, कैल्शियम की बात करेंगे 3.63, सोडियम की बात करेंगे 2.83, पोटेशियम की बात करेंगे 2.59, मैग्नीशियम की 2.09। तो अब इतना आपको याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम देखने को मिलता है आपको। तो इस तरीके से क्रम पूछा जाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन होता है जो कि 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी दिवस आयोजित करते हैं। और इसी तरीके से हम 22 मार्च को भी एक फेस्टिवल आयोजित करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो आप लोगों को कमेंट करके बता देना है 22 मार्च, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पहली बार इस दिवस का आयोजन 1970 में किया गया था, 1970 में। तो अब जरा इसके एमसीक्यूज भी कर ले दोस्तों, ताकि हमारा ये 3 ग्रह कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग अगली क्लास में अगले ग्रह से चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी से बनने वाले क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो आपके अरस्तु महोदय ने कहा था यही चीज, हमने पहले ही पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग यानी पृथ्वी के स्टार्टिंग में। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में कहा था 14वें अध्याय में कि पृथ्वी गोलाकार है, स्फेरिकल है। और अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक जेएल स्टॉक द्वारा अनुदित की गई थी। टॉलमी और स्ट्रैबो पहली शताब्दी तथा कॉपरनिकस 15वीं शताब्दी के दार्शनिक हैं, और उल्लेखनीय है कि अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो भाई ग्रीन प्लेनेट कहा जाएगा, यहाँ गाय, सीता, हर्मीज ये सब कोई नाम नहीं है। और ज़्यादा अगर आपको पूछा जाएगा तो ब्लू है प्लेनेट के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उस पर बहुत सारी जो महासागर की स्थिति है लगभग पानी की, वो 71% है। फिर आगे देखते हैं, पृथ्वी का व्यास कितना दोस्तों? तो पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर, क्योंकि
जो इसकी त्रिज्या है, जैसे व्यास का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर की ओर, अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से होती है, और जिसकी त्रिज्या लगभग लगभग 6300 कुछ है। ठीक है, 6300 कुछ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, यह बात सही है कि पूरी तरीके से गोला नहीं है, लेकिन एक अक्षांश से आप दूसरे अक्षांश पे जाओगे तो वस्तु का वजन घटेगा। बिल्कुल सही बात है। 0 डिग्री पर क्या होता है कि आपका जो बल होता है अपकेंद्री बल, इसका मान क्या होता है सबसे अधिक होता है, इसीलिए 0 डिग्री पे बल क्या होता है बहुत कम होता है। लेकिन वही 90 डिग्री नॉर्थ जाइए या 90 डिग्री साउथ जाएंगे तो यहाँ पर बल क्या हो जाता है, किसी वस्तु का वजन सबसे अधिक हो जाता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है और एक दूसरे कंडीशन की। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे डी कह रहा है, जरा देखिए क्या स्टेटमेंट हमने पढ़ने में गलती कर दी। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। अच्छा, ये मिस्टेक हो गई, देखिए बढ़ते हुए कह रहा है, घटते हुए नहीं, यानी कि 0 डिग्री से आप 90 डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ऐसे में क्या होगा, इसका वजन क्या होगा, बढ़ेगा, न कि घटेगा। यही स्टेटमेंट देखिए, यही होता है छोटा छोटा, अगर हम ध्यान न दे पढ़ते समय तो अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, और इस बल के प्रभाव के परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार सबसे कम होता है, और उच्च अक्षांशों की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसका भार बढ़ता जाता है, जो कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और पृथ्वी की आकृति जो होती है गुलाब यानी कि जियोइड की फॉर्म में होती है, परिशुद्ध रूप से गोला नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। ठीक है, यहाँ पे श्यान द्रव के बारे में पूछा जा रहा है, चंद्रमा का अभ्यंतर। अगला प्रश्न, भूपर्पटी में बहुतायत रूप में पाया जाता है। ये देखिए 2013 का प्रश्न, यही तो मैंने बताया कि सबसे अधिक लगभग पाया था 40% के आसपास ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पे क्या बताया, सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पे फिर मतलब आयरन। तो इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि चारों स्थिति में 40 नहीं 46 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। 3 बार ये प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश का समय कितना मिनट लेता है, तो लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय ये लेता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बीपीएससी प्रीलिम्स 2019, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है भाई तो 8 मिनट में, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक लिख रहा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन दिया तो माना जा सकता है, क्योंकि एक्चुअल जो टाइमिंग होती है वो 16 सेकंड या 19 सेकंड होती है। लेकिन अगर ई वाला ऑप्शन नहीं होता तो आपको सी ऑप्शन लगाना चाहिए था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो भाई तारे की बात कर रहे हैं तो आपका सूर्य ही सबसे तारा नजदीक है। फिर अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। तो पृथ्वी की जो सबसे निकटतम ग्रह है वो आपका हो जाएगा मंगल। कैसे, क्योंकि ये दूरी आपने देख ली। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है भाई, सबसे नजदीक का ग्रह, तो ये रहा आपका शुक्र। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या था, अभी ये प्रश्न पड़ा कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। ध्यान देना, पृथ्वी से जो निकटतम वो मंगल दे दिया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसमें ऑप्शन दोस्तों शुक्र है ही नहीं। अगर यहाँ पे शुक्र ऑप्शन होता तो हम शुक्र को आंसर मारते, लेकिन जब शुक्र नहीं है तो मंगल, और जब ऑप्शन में आपको शुक्र और मंगल दोनों दिख रहा है तो जाहिर सी बात है शुक्र सबसे नजदीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो ये तो आपको पता रहना चाहिए, 365.25 दिन। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगाती है। और अगला प्रश्न यहाँ पे, पृथ्वी परिभ्रमण, ध्यान देना परिभ्रमण की बात हो रही है, यानी रोटेशन हो रहा है, न कि रिवोल्यूशन। अगर परिक्रमण होता यही तो आपका हो जाता क्या होता, अगर मैं लिख दूं कि परिक्रमण की बात करता तो ये आपका हो जाता रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये आपका सूर्य का कर रहा है चारों ओर, लेकिन इस समय पृथ्वी अपने ही अक्ष पे कर रही है। तो करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है प्रति मिनट, तो प्रति मिनट निकालने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा पूरे पैटर्न को, तो ऐसे प्रश्न को हम स्किप कर देते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि कितनी है, भाई भूमध्य रेखा की परिधि कितनी है, 40,000 किलोमीटर। अगला प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है प्रश्न, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। कितना, 23.5 डिग्री पर। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी का परिक्रमण धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है, और इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर चक्कर लगाती है, और लगभग 24 घंटे का यह समय लेती है।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर आनत है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में के एक प्रायद्वीप में है और पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो थुम्बा वाला तो सही है क्योंकि ये केरल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा कि केवल तीसरा स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। 90 डिग्री को नॉर्थ कहते हैं और 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तो आप कह सकते हो 45 डिग्री की तो नहीं, लेकिन 60 डिग्री की होती है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पृथ्वी के अक्ष की जो समानांतरता मतलब अक्षांश की वो है। और अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। अब देखिए यही पहले लेक्चर से जिसने देखा होगा वो अपसौर और उपसौर की स्थिति बता देगा। तो ध्यान देना कि अपसौर में क्या होता है, इसकी परिभ्रमण की गति तीव्र नहीं होती बल्कि स्लो होती है, क्योंकि ऐसे में ये पृथ्वी से दूर होता है, नजदीक नहीं। और कैसे पता करें कि पृथ्वी से नजदीक है कि दूर है, अपसौर और उपसौर की कंडीशन, ये मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया है। तो चौथा स्टेटमेंट आप यहाँ से हटा सकते हो। तो इस तरीके से सी गलत हो गया। अगर हम बात करें पहला स्टेटमेंट सही है तो या तो डी दिखेगा या तो ए दिखेगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है तो आपका डी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहाँ पर इतना पूरा डिटेल है जिसका पढ़ने कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने आपको अंदर सारी चीज़ बता दी है। दिन रात किसके कारण होते हैं? तो भू परिक्रमण के कारण होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, या फिर भू परिभ्रमण के कारण होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। यहाँ पर ये सन के चक्कर लगाती है और यहाँ पर ये अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती है। तो दिन रात तो 24 घंटे की कंडीशन ये बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। ये दोनों वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग हैं। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन अगर हो रहा है तो भू परिभ्रमण होता है, और भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यानी 12-12 घंटे की, तो सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ रही होती हैं? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, जो कि ये जो कंडीशन आती है 21 मार्च और 23 सितंबर को ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? तो भाई किस वजह से होता है? क्योंकि ऊपर बताएगा ए और बी के सम्मिलित प्रभाव, क्योंकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, और 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुके होने की वजह से। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो मौसम में जो परिवर्तन होता है वो 2-2, 3-3 महीने की स्थिति में होता है, न कि एक दिन रात में। तो 2-2, 3-3 महीने की स्थिति का मतलब हो गया वो सूर्य के चारों ओर जैसे जैसे चक्कर लगा रहे हैं वैसे वैसे परिवर्तन हो रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, जैसे दिल्ली शहर मान लीजिए, और दिन में दोपहर 12 बजे मान लीजिए, वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ दिशा में अधिक झुकी होती हैं, इसीलिए क्या होता है कि दिल्ली पे जो धूप पड़ रही होती है वो सामान्यतः गर्मी में सीधी किरणें पड़ने की वजह से हो रहा होता है। और ये पूरा का पूरा मैंने पैराग्राफ आपको बताया था कि 21 से 23 सितंबर की तिथियों में सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, जिसमें क्या करते हैं कि जब मार्च से हम सितंबर की ओर बढ़ते हैं तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर लगभग 6 माह तक जो है कि सूर्य चमकता रहता है, और हमारा भारत भी इसी क्षेत्र में आता है। और ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध शीत ऋतु में रहती है। लेकिन जब 23 सितंबर से 21 मार्च की ओर बढ़ते हैं तो ऐसे में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु देखने को मिलती है। तो ये पूरा डिस्कस मैंने आपको कर लिया है पहले ही। अब देखते हैं, अगर सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। सबसे पहले तो यही कम होगा, बाकी सूर्य में गिर जाएगी या जल के भस्म हो जाएगी, ये दोनों ही नहीं होंगे। अंतरिक्ष में उड़ जाएगी, ये भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी। तो 365 दिन का होने वाला जो एक वर्ष है वो छोटा हो जाएगा, और पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने पर वह सूर्य से वर्तमान दूरी लगभग इतने मिलियन कम दूरी पर होगी, और इसलिए पृथ्वी की कक्षीय गति बढ़ जाएगी। और ज्ञातव्य है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की परिक्रमण जो गति होती है वो घटती जाती है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 25, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्वी दिशा के साथ साथ दक्षिण में भी छोड़े जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है दोस्तों कि वो पूर्वी दिशा में ही
छोड़े जाते हैं। और अगला हम देख लेते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है क्या, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट लगाती है। तो अगर ये दोनों ही बातें सही है तो क्या दोनों बातें सही होने का स्पष्ट व्याख्याकरण कर रहे हैं, तो बिल्कुल बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, क्योंकि हमेशा नहीं होता बल्कि कभी कभी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह सही है कि अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिलता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों की परिक्रमा लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। और ये हमारा आज का जो है कि लास्ट प्रश्न रहेगा। फिर हम लोग अगले ग्रह की ओर बढ़ेंगे, जो कि अगला ग्रह रहेगा हमारा मंगल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिए, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, जहां से आप मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के परितः यानी कि चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या करेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी जिस कक्षा में उपग्रह घूमता रहेगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में मंगल ग्रह के साथ, और उससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे इंपॉर्टेंट उसको स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ हम क्या स्टडी करेंगे, बृहस्पति और शनि की भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, और चैनल का भी ख्याल रखिए ताकि इसे अधिक से अधिक आप लोग शेयर करते रहें।